बहुलक मोड, इसके लिए संकेत यूज करेंगे जेड। ऐसा मूल्य जो श्रेणी में सबसे अधिक बार पाया जाता हो बहुलक कहलाता है। बहुलक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, श्रेणी में बहुलता से पाया जाने वाला मूल्य। तो ऐसा मूल्य जो श्रेणी में सबसे अधिक बार आया हो वही बहुलक कहलाएगा। और बहुलक को व्यक्तिगत श्रेणी में ज्ञात करने के लिए सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इस व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में परिवर्तित करने के लिए जितने भी मूल्य श्रेणी में हैं वो चाहे एक से अधिक बार आए हों चाहे एक बार आए हों, उन्हें केवल एक एक बार लिखा जाएगा मूल्य की तरफ, और इन मूल्यों के सामने उनकी आवृत्ति लिख दी जाएगी जितनी बार वो श्रेणी में आया है। इस तरीके से व्यक्तिगत श्रेणी खंडित श्रेणी में परिवर्तित हो जाएगी। यानी मूल्यों को आरोही अवरोही क्रम में रखकर हर मूल्य को केवल एक एक बार लिखेंगे और उसके सामने उसकी आवृत्ति लिख दी जाएगी जितनी बार वो श्रेणी में आया हो। खंडित श्रेणी में परिवर्तित करने के बाद ये देखा जाएगा कि श्रेणी नियमित है या अनियमित। यहाँ नियमित या अनियमित से मतलब है श्रेणी में आवृत्तियों का जो क्रम है वो नियमित है या अनियमित। यदि श्रेणी की आवृत्तियाँ नियमित है तो श्रेणी नियमित मानी जाएगी, अन्यथा श्रेणी अनियमित मानी जाएगी। और श्रेणी को नियमित तभी माना जाएगा जबकि उसमें निम्नलिखित विशेषताएं सभी उस श्रेणी की आवृत्तियों में हो। इसमें पहली विशेषता है आवृत्तियों के बढ़ने और घटने का क्रम एक समान हो, यानी आवृत्तियाँ जिस क्रम में बढ़ रही है उसी क्रम में आवृत्तियाँ घटे। दूसरी विशेषता है नियमित श्रेणी की कि सबसे बड़ी आवृत्ति श्रेणी के बिल्कुल मध्य में हो। और तीसरी विशेषता है सबसे बड़ी आवृत्ति श्रेणी में एक ही बार हो, एक से अधिक बार न हो। और इसके अलावा नियमित श्रेणी की विशेषता है कि सबसे बड़ी आवृत्ति के पहले वाली आवृत्ति और बाद वाली आवृत्ति में बहुत अधिक अंतर न हो। यदि ये सभी विशेषताएं उस श्रेणी में हैं तो वो श्रेणी नियमित मानी जाएगी, अन्यथा श्रेणी को अनियमित माना जाएगा। यदि श्रेणी नियमित है तो निरीक्षण द्वारा बहुलक ज्ञात किया जाएगा। निरीक्षण के अंदर हम आवृत्तियों को देखेंगे कि सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी है। जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उस आवृत्ति से संबंधित मूल्य ही बहुलक मूल्य होगा। और यदि श्रेणी अनियमित है तो उस स्थिति में समूहन रीति के द्वारा बहुलक का निर्धारण किया जाएगा। समूहन रीति में एक समूहन सारणी बनाई जाएगी। इस समूहन सारणी के आवृत्तियों से संबंधित 6 कॉलम बनाए जाएंगे। आवृत्तियों के पहले कॉलम में प्रश्न में दी गई आवृत्तियों को लिख दिया जाएगा। उसके बाद आवृत्ति के दूसरे कॉलम में आवृत्तियों के 2-2 जोड़े बनाकर उनका योग लिखा जाएगा। आवृत्तियों के तीसरे कॉलम में
ऊपर से एक आवृत्ति छोड़ते हुए दो दो आवृत्तियों के जोड़ कर करके लिखा जाएगा। और चौथे कॉलम में तीन तीन आवृत्तियों के जोड़े बनाकर उनका योग लिखा जाएगा। पांचवें कॉलम में ऊपर से एक आवृत्ति छोड़ते हुए तीन तीन आवृत्तियों के जोड़े बनाकर उनका योग लिखा जाएगा। और आवृत्ति के छठे कॉलम में ऊपर से दो आवृत्तियों को छोड़ते हुए तीन तीन आवृत्तियों के जोड़े बनाकर उनका योग लिखा जाएगा। नीचे यदि जोड़े नहीं बनते, तीन आवृत्तियां नहीं बचती है, तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। या दो के जोड़े बना रहे तो दो का जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। तीन का जोड़ा बना रहे हैं और तीन का जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। छह आवृत्तियों के छह कॉलम में आवृत्तियों का योग लिखने के बाद हर कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसको चिन्हित कर दिया जाएगा। इसमें जो आवृत्तियों के छह कॉलम है, पहले कॉलम में प्रश्न में दी गई आवृत्ति जो कि एक एक बार है उसको लिखा है, यानी एक एक बार लिखी गई है आवृत्ति, वो एक कॉलम। और दो दो के जोड़े बनाकर जोड़ लिखा गया है वो दो कॉलम। दो दो के जोड़े या दो दो का योग दो कॉलम में। और तीन तीन के जोड़े और तीन तीन का योग तीन कॉलम में। यानी आवृत्ति के पहले कॉलम में सिंपल आवृत्ति एक एक बार, दूसरे और तीसरे कॉलम में दो दो आवृत्तियाँ और उनका जोड़, और चौथे पांचवें और छठे कॉलम में तीन तीन आवृत्तियों का जोड़ लिखा गया है। हर कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उसको चिन्हित कर लिया जाएगा और उससे संबंधित जितने भी मूल्य हैं उन मूल्यों के सामने एक विश्लेषण वाला कॉलम बनाया जाएगा आवृत्ति के कॉलम के बाद। उस विश्लेषण वाले कॉलम में फोर एंड क्रॉस मेथड से लाइन अंकित की जाएगी। फोर एंड क्रॉस का मतलब है जो सबसे बड़ी आवृत्ति वाला कॉलम है, मूल्य है, उस मूल्य के सामने लाइन, एक खड़ी लाइन खींच दी जाएगी। और जब इन लाइनों की संख्या 4 हो जाए तो पांचवी लाइन अगली ना खींचकर उन चारों लाइनों को क्रॉस करते हुए खींच दी जाएगी। इस तरीके से पहली बार जब वो मूल्य आया है तो एक लाइन, दूसरी बार फिर वो मूल्य सबसे बड़ी आवृत्ति से संबंधित हुआ है तब दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर चौथी लाइन। अब पांचवी लाइन सीधी ना खींचकर इन चारों लाइनों को क्रॉस कर दिया जाएगा, यानी ये कहलाएगा फोर एंड क्रॉस मेथड। चार लाइन खींचने के बाद पांचवी लाइन क्रॉस कर दी जाएगी, यानी ये कितनी लाइन होगी, कुल 5 लाइन है। इस तरीके से गणना में अशुद्धि होने की संभावना कम हो जाती है तथा गणना करना सरल हो जाता है। तो इस फोर एंड क्रॉस मेथड से सबसे बड़ी आवृत्ति वाले मूल्य का निर्धारण कर लिया जाता है। आवृत्ति के पहले कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उससे संबंधित जो मूल्य है उस मूल्य के सामने विश्लेषण वाले कॉलम में एक लाइन खींच दी जाएगी। फिर आवृत्ति के दूसरे कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उस आवृत्ति से संबंधित जो दो मूल्य है उन दोनों मूल्यों के सामने एक एक खड़ी लाइन खींच दी जाएगी। फिर आवृत्ति के तीसरे कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उससे संबंधित जो दो मूल्य हैं उन दोनों मूल्यों के सामने फिर एक एक लाइन खींच दी जाएगी। इसी तरीके से आवृत्ति के अगले कॉलम में जो सबसे बड़ी आवृत्ति है उस आवृत्ति से संबंधित तीनों मूल्यों के सामने एक एक खड़ी लाइन खींच दी जाएगी। और इस विश्लेषण वाले कॉलम में जिस मूल्य के सामने इन खड़ी लाइनों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही मूल्य बहुलक मूल्य कहलाएगा। यानी व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक का निर्धारण करेंगे, व्यक्तिगत श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में परिवर्तित करके और खंडित श्रेणी में बदलकर। और खंडित श्रेणी में करेंगे यदि श्रेणी नियमित है तो निरीक्षण रीति द्वारा सबसे बड़ी आवृत्ति वाले मूल्य का निर्धारण कर लिया जाएगा, वही बहुलक मूल्य होगा। और यदि
श्रेणी अनियमित है तो समूहन रीति द्वारा बहुलक मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। और अखंडित श्रेणी में निरीक्षण या समूहन रीति से बहुलक वर्ग का निर्धारण किया जाएगा। यह उसी प्रकार किया जाएगा जैसे खंडित श्रेणी में किया जाता है। निरीक्षण या समूहन रीति से बहुलक वर्ग का निर्धारण होने के बाद सूत्र द्वारा इस बहुलक वर्ग में बहुलक का निर्धारण कर लिया जाएगा। और बहुलक का सूत्र अखंडित श्रेणी के लिए है जेड बहुलक के लिए संकेत है। और इसमें ये सामान्य सूत्र है पहले नंबर का और दूसरा है वैकल्पिक सूत्र। सामान्यतया सामान्य सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग तब करते हैं जब इस पहले सूत्र से बहुलक का मान बहुलक वर्ग की सीमाओं के बाहर आ रहा हो। बहुलक वर्ग की सीमाओं से मतलब है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा से कम और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा से अधिक यदि बहुलक का मान आता है इस सूत्र से, तो फिर बहुलक की गणना इस सूत्र से नहीं करेंगे, फिर बहुलक की गणना इस सूत्र द्वारा की जाएगी। पहला सामान्य सूत्र है बहुलक ज्ञात करने का L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यहाँ पर F1 से मतलब है बहुलक वर्ग की आवृत्ति और F0 से मतलब है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति और F2 से मतलब है बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की आवृत्ति और L1 का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और I का मतलब है बहुलक वर्ग का वर्गांतर। इस सूत्र में मूल्यों को रखने के बाद अखंडित श्रेणी में बहुलक का मान ज्ञात कर लिया जाएगा। और यदि इस सूत्र से बहुलक का मान बहुलक वर्ग की सीमाओं के बाहर आता हो तो उस स्थिति में इस सूत्र से बहुलक को ज्ञात नहीं करेंगे, फिर उसके स्थान पर इस वैकल्पिक सूत्र का, ये सेकंड नंबर का सूत्र वैकल्पिक सूत्र कहलाता है, तब इस वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और इसमें बहुलक बराबर होगा L1 प्लस F2 बटा F0 प्लस F2 इंटू आई। L1 का मतलब वही है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F2 का मतलब बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की आवृत्ति और F0 का मतलब बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवृत्ति और I बराबर बहुलक वर्ग का वर्गांतर। इस सूत्र में मूल्यों को रखने के बाद बहुलक का मान ज्ञात कर लिया जाएगा। ये तो था बहुलक का निर्धारण व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में। और इसी तरीके से बहुलक समांतर माध्य और मध्यका के संबंधों के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में इन सूत्रों द्वारा जो बहुलक का मान आया है उससे समांतर माध्य और मध्यका से ज्ञात किया गया बहुलक उसका मान अलग आएगा। समांतर माध्य और मध्यका से बहुलक का निर्धारण तभी करेंगे जब हमारे पास केवल समांतर माध्य और मध्यका ही हो और हमें बहुलक ज्ञात करना हो। यानी समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक तीनों चीज़ें, तीन में से कोई सी भी दो चीज़ें हों तो तीसरी चीज़ को इस आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। समांतर माध्य और मध्यका के संबंध के आधार पर बहुलक बराबर होगा मध्यका को 3 से गुणा किया जाएगा और उसमें से समांतर माध्य को 2 से गुणा करके घटा दिया जाएगा, यानी 3m माइनस 2x बार। यहाँ z बराबर बहुलक 3m यानी 3 इंटू मध्यका माइनस 2x बार यानी 2 इंटू समांतर माध्य।